नमस्कार आप सभी को। तो आज से हम एक नई यात्रा स्टार्ट करने वाले हैं और वो यात्रा है करंट अफेयर्स की। जो भी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जुलाई के बाद जो भी एग्ज़ाम है, चाहे आपके सितंबर में हो, चाहे अगस्त में हो, चाहे अक्टूबर में हो, चाहे नवंबर में हो, उन सब के लिए करंट अफेयर्स की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। और एक क्लास एक महीने को लेके होगी। जैसे ये क्लास जनवरी महीने को लेके है, यानी एक महीना एक क्लास। ठीक है, महीने में हम 4 क्लासें लगाएंगे, जिसमें 2 क्लासें तो वर्ल्ड और इंडिया को लेके होंगी करंट की, और 2 क्लासें आपकी होंगी राजस्थान को लेके। तो जनवरी फरवरी एक महीने में लग जाएगी वर्ल्ड इंडिया और राजस्थान की। फिलहाल के लिए ये जो क्लास है अपनी, वो आपकी वर्ल्ड और इंडिया को लेके है। राजस्थान की एक अलग से मैं क्लास लगाऊंगा जनवरी को लेके। तो टोटल कुल मिला के आपकी महीने में 4 क्लासें लगने वाली हैं। अभी हम जनवरी की बात कर लेते हैं। इसमें टॉप 66 क्वेश्चंस हम बात करेंगे, टॉप 66 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और वो क्वेश्चंस आपके रिलेवेंट जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, उन्हीं से हमने क्वेश्चंस उठाए हैं। जैसे इसमें हम इन क्वेश्चंस में हम चर्चित व्यक्तित्व और स्थान देखेंगे, पुरस्कार देखेंगे, नियुक्तियां देखेंगे, चाहे देश विदेश की हो, चाहे राज्यों में कोई महत्वपूर्ण नियुक्ति हो गई हो, योजनाएं कौन सी हैं या सरकारों के द्वारा पहल कौन सी की गई है, ऊर्जा, रक्षा, डीआरडीओ ने कौन कौन से काम किए हैं, कौन से पहल कर रही है, इनोवेशन कर रही है, इनिशिएट कर रही है, अंतरिक्ष, इसरो और नासा को लेके महत्वपूर्ण जो काम हो रहे हैं उसके क्वेश्चंस होंगे, यूएनओ और उसकी एजेंसियां और इसकी रिपोर्ट भी होंगी, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कोई खोज हो रही है कि नहीं हो रही, युद्धाभ्यास कौन कौन से, बजट, और साथ ही साथ खेल से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो आपका सब कुछ कवर हो जाने वाला है इन टॉप 66 क्वेश्चन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। समझ में आ गया? अब ये समझो कि किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यदि मैं बात करूं राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो राजस्थान के सभी वैकेंसीज के लिए इंपॉर्टेंट है जहां पे आपके इंडिया और वर्ल्ड आता है। चाहे वो अध्यापक की वैकेंसी हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, या पटवार हो, या कांस्टेबल हो, या ग्राम सेवक हो, या आरएसएसपी बोर्ड का कोई भी एग्जाम जो आरएसएसपी बोर्ड करवा रहा है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है ये। और सेंटर की बात करूं तो आप इसमें रेलवे मान लीजिए, एसएससी मान लीजिए, इसमें आपका कवर हो जाएगा। तो समझ में आ गया? एक क्लास एक महीना। एक चीज और बतानी थी आपको, कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर रखी है। तो कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जहां जहां भी आपको कंप्यूटर आता है जिस भी एग्जाम में, तो आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर का हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस डाले हुए हैं। जैसे कंप्यूटर का परिचय है तो एक टॉपिक हो गया, तो एक टॉपिक को जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, मल्टीपल आपके पास टेस्ट सीरीज मिलेगी। यानी एक टॉपिक से रिलेटेड 4-4, 5-5 टेस्ट सीरीज डाली हुई है। तो आप और एक टेस्ट सीरीज में कम से कम आपके 30 से 35 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो टोटल ऐसे 69 टेस्ट सीरीज हैं। तो 2000 से ज्यादा क्वेश्चंस आपके टेस्ट सीरीज में अपलोडेड किए हुए हैं। ठीक है, जैसे आप कोई क्वेश्चंस करते हैं तो उन क्वेश्चंस का आंसर आपको सीधा ही पता चल जाएगा। जैसे आपने मान लीजिए इस पे क्लिक किया कि इस क्वेश्चन का आंसर ये सही है, तो तुरंत बता देगा कि नहीं ये सही है, ये गलत है। तो हाथों हाथ पता चल जाएगा कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इसी के साथ साथ लास्ट में आपका जब स्कोर मिलेगा तो वहां भी आपको बताया जाएगा कि 1 लाइनर के फॉर्म में कि ये क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है। तो बहुत ही आसानी होने वाली है। क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। तो जितने भी क्वेश्चन हैं, 30 क्वेश्चन हैं, तो 30 क्वेश्चन का आपको 1 लाइनर फॉर्म में सही आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें 25 मिक्स टेस्ट भी हैं, वो भी देख लेना। तो कंप्यूटर है ये। ठीक है, 12th मंथ वैलिडिटी है, डाउट चैट, मिक्स टेस्ट और चैप्टर वाइज है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का हमने मॉडल पेपर भी
टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर रखी है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फोन नंबर लिखे हुए हैं इस पे, यदि कोई क्वेरी है तो आप पता कर सकते हैं। ठीक है, अप टू डेटेड है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित है। और कहां मिलेगा ये? एप्लीकेशन है हमारा दीक्षांत एकेडमी, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, आप वहां पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, प्ले स्टोर पे जाके। और टेलीग्राम चैनल भी है, कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज होती है, वीडियो है, कोई क्लास चल रही है हमारी, या कोई पीडीएफ है, तो आपको यहां टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। वीडियो के नीचे इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप इसको डाउनलोड कर ले। ठीक है, ज्वाइन कर लें। चलिए, तो हम बात कर रहे थे जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स की। तो समझ में आ गया कि हर एक क्लास में हम टॉप 66 क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके डिस्कस करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। कौन सा अंतरिक्ष संगठन, यदि आपने कहीं से पढ़ा हुआ है तो आप चेक कर सकते हैं अपनी नॉलेज, नहीं पढ़ा हुआ तो आप नोट्स बना लेंगे, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कौन सा अंतरिक्ष संगठन चांद से पृथ्वी के चुंबकीय आवरण का अध्ययन करने के लिए लेक्सी मिशन लॉन्च करेगा? बताइए, लेक्सी मिशन लॉन्च करेगा, कौन लॉन्च करेगा? इसका आंसर हो जाएगा इसरो, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसरो। ये लेक्सी क्या है? ये आपका चंद्रमा का वायुमंडल या चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए लेक्सी मिशन बनाया गया है। ठीक है, ल्यूनर एनवायरमेंट, साथ ही साथ हेलियोस्फेरिक एक्सरे इमेज, इस प्रकार से इसका फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म नहीं पूछेगा। लेक्सी मिशन इसरो है। अच्छा, समझ में आ गया। इसरो की बात करूं तो इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो कहां है, आपको पता रखना है। इसरो का हेडक्वार्टर कहां है? तो इसरो का हेडक्वार्टर आपके पास बेंगलुरु में है। ठीक है, तो बेंगलुरु या कर्नाटक में। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में, कोई पूछे बेंगलुरु या कर्नाटक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इसरो के प्रमुख कौन है? तो वी नारायणन है। ठीक है, तो जो प्रमुख हैं इसरो के, जो प्रमुख हैं, मेन है, वो है वी नारायणन। तो इस बात को ध्यान रखना है आपको, दो चीजें। यदि मैं नासा की बात करूं, जो कि अमेरिकन एजेंसी है, इसरो जैसी ही अमेरिकन एजेंसी है नासा, तो नासा का हेडक्वार्टर कहां है? नासा का हेडक्वार्टर कहां है? ठीक है, तो नासा का हेडक्वार्टर है आपका वाशिंगटन डीसी, है ना। तो नासा का हेडक्वार्टर आपके वाशिंगटन डीसी में है, यह भी ध्यान रखना है आपको। अब कोई पूछ ले कि नासा के प्रमुख कौन है, जैसे इसरो के प्रमुख वी नारायणन थे, तो नासा के प्रमुख कौन है? तो ये आपके जेनेट पेट्रो हैं। तो ये नासा के क्या है? प्रमुख है। ठीक है, तो ये नासा के प्रमुख है, ध्यान रखना। तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रख लेना कि हेडक्वार्टर कहां है या किसके प्रमुख कौन है। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। 2025 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? ठीक है, कितने लोगों को पद्म विभूषण से? तो एक तो ध्यान रखो कि 25 जो हमारा 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था, है ना, 26 जनवरी को जो हमारा गणतंत्र दिवस मनाया गया था 2025 को, 26 जनवरी 2025 को जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था, है ना, तो वो 76वां गणतंत्र दिवस था। पहली तो बात यह है 76वां गणतंत्र दिवस था। दूसरा, इसमें आपके 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया था। 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया था। 7 लोगों को क्या दिया गया था? पद्म विभूषण दिया गया था। ठीक है, और 19 लोगों को पद्म भूषण दिया गया था। पद्म भूषण थोड़ा सा कम, और 113 लोगों को पद्मश्री दिया गया था। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें आपको पद्म विभूषण ही पूछा है, तो आप क्या बताएंगे? 7 पद्म विभूषण दिए गए थे। ठीक है, अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, जितने भी पद्म भूषण दिए गए थे उसमें 23 महिलाएं थी। 23 क्या थी? महिलाएं थी। तो इस चीज का भी विशेष ध्यान रखना कि जितने भी पद्म पुरस्कार दिए गए हैं उसमें 23 महिलाएं थी। ये पूछ सकता है 26 जनवरी 2025 कौन सा गणतंत्र दिवस था? 26वां था। ठीक है, महिलाएं कितनी पद्म विभूषण, और ये संख्याएं पूछ सकता है। एक चीज और ध्यान रखो, जैसे सर्वश्रेष्ठ झांकी की बात करूं, 26 जनवरी की बात कर रहा हूं, 26 जनवरी की ही बात कर रहा हूं, जो 76वां गणतंत्र दिवस था, तो सर्वश्रेष्ठ झांकी जो थी वो यूपी की थी। ठीक है, जो मुख्य अतिथि थे, है ना, मुख्य अतिथि थे वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति
इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे प्रबोवो सुबियांटो। प्रबोवो सुबियांटो, इनका नाम क्या था? प्रबोवो सुबियांटो। तो मुख्य अतिथि प्रबोवो सुबियांटो, ये भी पूछ सकता है कई बार। और ये कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। 76वां गणतंत्र दिवस था, ठीक है। और इसमें आप देखें कि थीम क्या थी इसकी, 76वें गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी? तो 76वें गणतंत्र दिवस की जो थीम थी वो थी स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। तो थीम क्या थी? स्वर्णिम भारत, ये भी पूछ लेता है, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। अच्छा, कई बार पूछ लेता है कि राजस्थान के हिसाब से बता रहा हूं कि राजस्थान में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए? तो 3 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए थे। ये 3 लोग हैं जिनको पद्म पुरस्कार दिए गए हैं और तीनों ही पद्मश्री हैं इस बार 2025 में। बेगम बतूल गायिका है, मांड गायिका, बैजनाथ महाराज अध्यात्म के क्षेत्र में और शीन काफ निजाम साहित्य के क्षेत्र में। इनका दूसरा नाम भी है जिसका नाम है शिव किशन बिस्सा। तो ये दोनों नाम एक ही हैं। तो 3 लोगों को राजस्थान में इस बार 2025 में 26 जनवरी को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। तो समझ में आ गया, जितने भी क्वेश्चंस आ सकते थे वो हमने कवर कर लिए। आगे देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? बातें क्लियर हो गई कि नहीं हुई? कौन सावा था? कितने पुरस्कार दिए गए? कितनी महिलाएं थी? 23 महिलाएं थी। सर्वश्रेष्ठ झांकी यूपी की थी। इसका थीम क्या था? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। और इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। और राजस्थान के कितने लोगों को पद्मश्री दिया गया? 3 लोगों को पद्म पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 के महिला एकल खिताब को किसने जीता? बताइए। तो इसमें इसका मेडिसन कीज ने, मेडिसन जो कीज हैं जो कि अमेरिका की हैं, इन्होंने जीता है। ठीक है, तो अमेरिका की जो खिलाड़ी हैं इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता है। देखो, यदि मैं टेनिस की बात करूं तो साल में 4 टेनिस होते हैं, साल में 4 आयोजन होते हैं टेनिस के। एक है ऑस्ट्रेलियन ओपन, वो जनवरी में होता है। ठीक है, जनवरी में होता है, जिसकी विनर आपके मेडिसन कीज हो गई है ना, मेडिसन कीज। मेडिसन कीज हो गई। ठीक है, और एक है जेनिक सिनर, मेल और फीमेल की बता रहा हूं, जेनिक सिनर। तो मेल और फीमेल की बता रहा हूं, तो जेनिक सिनर ये तो फीमेल हो गई और ये हो गए मेल। तो जो एकल विजेता हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन के, वो मेडिसन कीज और जेनिक सिनर हो गए। ठीक है, मई में होता है फ्रेंच ओपन, विबलंडन जो होता है वो जून में होता है, और यूएस ओपन जो होता है वो होता है आपका अगस्त में। तो ये 4 टेनिस से रिलेटेड आयोजन होते हैं। इसमें से पहला हो चुका है, तो बाकी जो 3 होंगे तो हम इसको अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, तो एक बार खाली जगह छोड़ देना आप, ताकि जो भी होगा इस बार 2025 का, तो हम इसमें लिख लें कि मेल कौन था और फीमेल विजेता कौन थी। फिलहाल के लिए ये 2 लोग हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन में। मेडिसन कीज आपकी अमेरिका की हैं और जेनिक सिनर इटली के हैं। इस बात का ध्यान रख लेना। ठीक है, चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइकल मार्टिन किस देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं? माइकल मार्टिन, बताओ। माइकल मार्टिन आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने। ठीक है, और साथ ही साथ इसकी जो राजधानी है आयरलैंड की, वो डबलिन है। राजधानी कौन है इसकी? डबलिन। राजधानी इसकी डबलिन है। और मुद्रा इसकी है यूरो। मुद्रा इसकी कौन सी है? यूरो है। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रख लेना। माइकल मार्टिन कहां के प्रधानमंत्री बने हैं? आयरलैंड के। कुछ और देख लेते हैं कुछ लोगों को, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कहां कहां के हैं। इमैनुअल मैक्रोन क्या लगता है आपको कहां के हैं?
बताइए। इमैनुअल मैक्रोन जो है वो है फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं। जॉर्जिया मेलोनी ये इटली की आपकी क्या है, इटली की ये तो प्रेसिडेंट हो गए, और ये हो गए पीएम, इटली की पीएम हो गई। शिगेरू इशिबा ये आपके जापान के प्रधानमंत्री हैं, जापान के पीएम है। सर कीर स्टारमर ये आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। फ्रेडरिक मर्ज, फ्रेडरिक मर्ज आपके जर्मनी के पीएम हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जो है ये तो राष्ट्रपति हैं, और ध्यान रखना 47वें हैं, यूएसए के प्रेसिडेंट हैं ये, राष्ट्रपति। तो थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं उनके प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री थोड़े से ध्यान रख लेने हैं, ठीक है। आगे हम लोग जब सीरीज को आगे बढ़ाएंगे तो और भी लोग आएंगे जिनको हम देखेंगे कि कौन से किस देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हैं। किस राज्य ने आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कवचम का अनावरण किया है? क्या लगता है आपको? बिहार है, केरला है, उत्तर प्रदेश है, या फिर नागालैंड है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरला, है ना, के फॉर केरला। कवचम एक्चुअली क्या है? ये जो प्रणाली है ये आम लोगों को एसएमएस के माध्यम से या सायरन के माध्यम से आपदा के बारे में सूचना देती है। तो ये प्रणाली केरल में अपनाई गई है, कवचम, ठीक है। कुछ और प्रणालियां देख लेते हैं, कुछ और एप्लीकेशंस देख लेते हैं। जैसे भागीरथ एप्लीकेशन है, भागीरथ एप्लीकेशन है, तो भागीरथ एप्लीकेशन साथ ही साथ इसमें सहकार देख लेते हैं। भागीरथ, सहकार, मित्रा, सारथी, माया और हनुमान। भागीरथ आपकी उत्तराखंड की है, उत्तराखंड सरकार ने ये एप्लीकेशन लॉन्च की है। सहकार ऐप जो है ये आपकी जैसे ओला और उबर होता है ना, वैसे इस प्रकार की एप्लीकेशन है ये। मतलब हम इस पे कोई भी आने जाने के लिए कोई भी बाइक बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ओला उबर जैसी होती है, ये ओला उबर जैसी एप्लीकेशन है। मित्र ऐप ये सेबी के द्वारा लॉन्च की गई है। मित्र ऐप जो है वो सेबी के द्वारा लॉन्च की गई है निवेशकों की सहायता के लिए। ये जो सारथी है, ये सारथी जो है ये आपकी हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। सारथी हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। माया भारत की पहली एआई सिंगर है, भारत की फर्स्ट, इंडिया की फर्स्ट एआई सिंगर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गायक है, गायिका है। और हनुमान ये भारत के फर्स्ट चैट जीपीटी, स्वदेशी चैट जीपीटी चैट बॉक्स, भारत का स्वदेशी पहला चैट जीपीटी बॉक्स जो 12 भाषाओं के अंतर्गत काम करता है। तो ये भारत की 12 भाषाओं के अंतर्गत 12 भाषाओं में काम करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना है कि ये जो एप्लीकेशंस हैं वो कहां कहां लागू होंगे। ठीक है, इसको यहां पे कर लीजिए, टैक्सी वाला है ना, टैक्सी ऐप है ये, ओला उबर जैसी कैसी है, टैक्सी ऐप है, इसको टैक्सी ऐप कर लो। और ये आपका जल संरक्षण से रिलेटेड है, वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लेना। आगे देखते हैं, कौन सी कंपनी गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने जा रही है? कौन सी कंपनी है?
तो निश्चित रूप से रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने जा रही है। 2025 में केंद्रीय पुलिस बल के नए महानिदेशक कौन हैं? सीआरपीएफ के नए महानिदेशक। ठीक है, तो सीआरपीएफ के नए जो महानिदेशक हैं वो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हैं, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए कुछ लोगों के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन किस ओहदे पे या कौन किस पद पे आसीन है। अमरप्रीत सिंह, ये आपके इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं। ठीक है, तो इंडियन एयरफोर्स के चीफ जो हैं, इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं। दिनेश कुमार त्रिपाठी, ये आपके भारतीय नौसेना के चीफ हैं। भारतीय नौसेना के चीफ हैं। भारतीय नौसेना के चीफ हैं, नौसेना अध्यक्ष जिसको बोलते हैं। ठीक है, उपेंद्र द्विवेदी, ये आपके थल सेना के अध्यक्ष हैं, भारतीय थल सेना के चीफ हैं, भारतीय थल सेना अध्यक्ष। अनिल चौहान, अनिल चौहान की बात करूं तो ये आपके चीफ डिफेंस है ना, सीडीएस प्रमुख हैं, ये सीडीएस प्रमुख हैं ये। अमृत मोहन प्रसाद, ये सशस्त्र सीमा बल के प्रमुख हैं, एसएसबी है ना, सशस्त्र सीमा बल के जो प्रमुख हैं। दलजीत सिंह चौधरी, ये आपके बीएसएफ के प्रमुख हैं, बीएसएफ के महानिदेशक हैं। ठीक है, महानिदेशक बोल सकते हैं, प्रमुख बोल सकते हैं। आर एस भट्टी, आर एस भट्टी सीआईएसएफ के प्रमुख हैं, सीआईएसएफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सीआईएसएफ के प्रमुख हैं। और अजीत डोवाल आपके राष्ट्रीय सलाहकार, तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रख लेनी है। ठीक है, जो डिफेंस से रिलेटेड जितने भी लोग थे वो हमने चर्चा कर ली है। ठीक है, तो दोबारा से देख लो। अमरप्रीत सिंह इंडियन एयरफोर्स यानी वायुसेना के अध्यक्ष हैं। दिनेश कुमार त्रिपाठी भारतीय नौसेना के अध्यक्ष हैं। उपेंद्र द्विवेदी ये आपके थल सेना के अध्यक्ष हैं। अनिल चौहान सीडीएस प्रमुख हैं। अमृत मोहन प्रसाद एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल के महासचिव क्या बोल सकते हैं, महानिदेशक हैं। इसी तरीके से दलजीत सिंह चौधरी बीएसएफ के महानिदेशक, आर एस भट्टी सीआईएसएफ के, और अजीत डोवाल जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के सचिव। ठीक है, चलिए आगे। विश्व ऑडियो विजुअल एंड मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? वेव्स की मेजबानी कौन करेगा? ये वेव्स जो है, वेव्स, ये वेव्स मनोरंजन और मीडिया, ये जो दोनों क्षेत्र हैं उनको आपस में मिलाता है। ये एक आयोजन है जिसमें मीडिया के कुछ लोग होते हैं और मनोरंजन जो इंडस्ट्री है आपकी, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, उससे कई लोग होते हैं, उनको आपस में लेके ये इस प्रकार का सम्मेलन होता है। कहां होगा ये? 2025 की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। ठीक है, कौन करेगा? भारत करेगा। आइए, दिसंबर 2024 में भारतीय सेना ने किस स्थान पर छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया है? भव्य प्रतिमा का अनावरण किया है शिवाजी महाराज का। कहां पे किया है? आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या लद्दाख? तो निश्चित रूप से लद्दाख में इसका अनावरण हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना, छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण कहां हुआ है? लद्दाख में हुआ है। कुछ और स्टैच्यू देख लेते हैं, कुछ और स्टैच्यू देख लेते हैं। स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी, स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी, स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी जो है आपकी दो जगह है। ठीक है, दो लोगों की है स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी। पहली तो आपकी
डॉक्टर बी आर अंबेडकर, ठीक है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी की है, डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है। और ये कहां है आपकी? मैरीलैंड, मैरीलैंड में, और ये है आपका यूएसए, अमेरिका में है, ठीक है। इसी तरीके से स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी की एक और प्रतिमा है जिसमें बोलते हैं श्री रामानुजाचार्य, श्री रामानुजाचार्य की है, श्री रामानुजाचार्य की है, और ये आपकी है हैदराबाद में। ये आपकी कहां पे है? हैदराबाद में। श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है जिसको हम हैदराबाद में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज जो है ये फिर से वही डॉक्टर बी आर अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर की, और इनकी इस कहां पे लगी हुई है? इनकी लगी हुई है महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, इसको कैपेगोडा का की मूर्ति भी बोलते हैं, कैपेगोडा, कैपेगोडा गोडा की मूर्ति, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, और ये है आपकी श्रीनाथ प्रभु की। किसकी है? श्रीनाथ प्रभु की है, श्रीनाथ प्रभु की मूर्ति है। और ये मूर्ति कहां पे है आपकी? ये आपकी है बेंगलुरु में, बेंगलुरु में। स्टैच्यू ऑफ पीस है ना, शांति की मूर्ति। स्टैच्यू ऑफ पीस की मूर्ति पाली में है, राजस्थान के पाली जिले में, राजस्थान के पाली जिले में है। और किसकी है? जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर जी की, ठीक है। तो जैन आचार्य हैं, जैन आचार्य विजय वल्लभ, विजय वल्लभ सुरीश्वर जी की मूर्ति है जिसको हम स्टैच्यू ऑफ पीस कहते हैं, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ जिसको हम विश्वास स्वरूपम भी कहते हैं, ये भगवान शिव की मूर्ति है और नाथ द्वारा में है, नाथ द्वारा राजसमंद यहां पे है और भगवान शिव की मूर्ति है। इनको मैंने एक जगह लिखा दिया आपको, तो आप याद कर लेना इसको, ठीक है। भगवान शिव की मूर्ति है यहां पे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये तो आपको पता ही है कि जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनकी मूर्ति है ये, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है और कहां पे है? केवड़िया, गुजरात में, केवड़िया गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। इसी के साथ साथ स्टैच्यू ऑफ वननेस, स्टैच्यू ऑफ वननेस कहां पे स्थित है? स्टैच्यू ऑफ वननेस जो है इसमें ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। कहां पे है ये? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में एक जगह है ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर है ना, यहां पे स्थित है। और किसकी है? किसकी है? तो यहां पे जो हमारे आदि शंकराचार्य थे उनकी मूर्ति है, आदि शंकराचार्य की, आदि शंकराचार्य। स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी, स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी बता चुका हूं, दो जगह है ना। एक तो कहां पे? एक तो अमेरिका में मैरीलैंड में, जिसमें आपके अंबेडकर साहब की मूर्ति है, और दूसरा इक्वेलिटी जिसमें हम बात कर सकते हैं कि रामानुजाचार्य की है, जिसको हम जिसकी मूर्ति हैदराबाद में, जिनकी मूर्ति हैदराबाद में स्थित है। तो दो स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी की दो मूर्तियां हैं और बाकी सबकी एक एक है। दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी की, स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी की मूर्ति कहां पे है? तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर की एक तो मैरीलैंड में है अमेरिका में, और दूसरी है आपकी हैदराबाद में रामानुजाचार्य जी की। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की बी आर अंबेडकर महाराष्ट्र। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कैपेगोडा की मूर्ति भी कहते हैं इसे, और ये है आपकी श्रीनाथ प्रभु की, ये आपकी बेंगलुरु में है।
स्टैच्यू ऑफ पीस पाली जिले में है, आचार्य विजय वल्लभ शुरीश्वर जी की है। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ या जो विश्वास स्वरूपम है, ये भगवान शिव की है, नाथ द्वारा में। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल जी की है और ये है गुजरात केवड़िया में। इसी के साथ स्टैच्यू ऑफ वननेस, इसमें आदि शंकराचार्य की मूर्ति है और एमपी ओंकारेश्वर में स्थित है। और अभी इक्वेलिटी तो आ चुका दोबारा से, है ना, दोबारा से आ चुका, पहले भी आया था तो देख लेना। चलिए आगे चलते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान है, बताइए। ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो होता है, ये एक इंडेक्स है जिससे पता चलता है कि कोई देश कितना शक्तिशाली है सेना के मामले में, ठीक है। और ये जारी कौन करता है, ग्लोबल फायर पावर ही जारी करता है। तो ये जारी करने वाला कौन है, संस्था है एक, ग्लोबल फायर पावर, उसने जारी किया है और भारत को उसने चौथा स्थान दिया है। भारत को कौन सा स्थान दिया है उसने, देश में, विश्व में चौथा स्थान। पहले पे कौन है, मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रांग जिसकी सेना है वो कौन है, यूएसए। सेकंड पे कौन है, सेकंड पे है आपका रूस। थर्ड पे कौन है, थर्ड पे है आपका चीन और फोर्थ पे आपका इंडिया है, ठीक है। तो 4 नंबर पे भारत रक्षा के मामले में, सेना के मामले में जो सशक्त है वो 4 नंबर है, ठीक है। इसका जो सबसे अच्छा स्कोर होता है ना वो 0.0000 होता है। जिसका स्कोर ये होता है वो सबसे 1 नंबर पे होता है। तो सबसे अच्छा स्कोर ये माना जाता है 0.0000। तो देख लेना इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान है। जनवरी 2025 में पहली भारतीय अमेरिकी कौन बनी है। अब देखो जैसे यहां पे हमारे राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, तो हमारे राष्ट्रपति की जो वाइफ होती है वो हमारे देश की पहली महिला होती है, ठीक है। राष्ट्रपति पहले पुरुष होते हैं, प्रथम नागरिक होते हैं, और जो उनकी वाइफ है वो प्रथम महिला। फिर उपराष्ट्रपति, उनकी जो वाइफ है वो द्वितीय महिला होती है। ठीक ऐसे ही अमेरिका में होता है। तो ये कह रहा है कि जो उपराष्ट्रपति हैं उनकी वाइफ, तो ये आपकी ऊषा वेंस है। अभी आए भी थे ये लोग भारत में भ्रमण करने के लिए, है ना। तो ऊषा वेंस यानी उपराष्ट्रपति, अभी जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, यूएसए के, वो जेडी वेंस हैं। कौन है, जेडी वेंस, बोलते जाना है साथ साथ, जेडी वेंस। तो इनकी वाइफ का नाम है ऊषा वेंस। तो ये क्या हो गई, दूसरी द्वितीय महिला हो गई अमेरिका की, जो कि भारतीय मूल की हैं, यानी भारत की हैं, नाम से ही पता चल रहा है। ये जो तुलसी गेबार्ड हैं, ये अमेरिका खुफिया विभाग की प्रमुख हैं, ठीक है। तो तुलसी गेबार्ड अभी वर्तमान में अमेरिकी खुफिया विभाग की प्रमुख हैं, और ये हैं भारतीय मूल की, अमेरिकी खुफिया विभाग की प्रमुख हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, अमेरिका खुफिया विभाग की प्रमुख हैं। कमला हैरिस, ये संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की पहली स्थायी महिला सदस्य थी, ठीक है। तो पहली स्थायी महिला प्रतिनिधि कहां पे, भारत की तरफ से, भारत की पहली थी, ठीक है। भारत की पहली स्थायी महिला प्रतिनिधि इन यूएनओ में। अभी तो ये रिटायर हो गई, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है। रुचिरा कंबोज, कमला हैरिस, सॉरी, ये मैं जो बोल रहा हूं ना, ये बोल रहा हूं मैं रुचिरा कंबोज के बारे में। किसके बारे में बोल रहा हूं, रुचिरा कंबोज के बारे में, ठीक है। रुचिरा कंबोज के बारे में, ये जो सारी बातें बोली है मैंने रुचिरा कंबोज के बारे में बोली है। और जो कमला हैरिस है, ये आपकी जो उपराष्ट्रपति जेडी वेंस थे उससे ठीक पहले, यानी पूर्व अमेरिका की यूएसए उपराष्ट्रपति पूर्व थी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इनके नाम और इनके काम। दोबारा से देख लो, ऊषा वेंस कौन है, भारत की
द्वितीय महिला, अमेरिका की द्वितीय महिला जो भारतीय मूल की हैं, ठीक है। ये जेडी वेंस इनके हस्बैंड हैं। तुलसी गैबार्ड अमेरिका खुफिया विभाग की प्रमुख हैं। रुचिरा कंबोज यूएनओ में भारत की फर्स्ट स्थायी प्रतिनिधि थी, जो कि अब रिटायर हो गई हैं। और कमला हैरिस कौन है? भारत की यूएसए की प्रथम यूएसए की पूर्व उपराष्ट्रपति। आगे देखते हैं, जनवरी 2025 में कौन सा राज्य आजादी के बाद यूसीसी को लागू करने वाला है ना? समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता क्या होती है? समान नागरिक संहिता का मतलब होता है कि भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब रहते हैं, तो सबके लिए समान रूल हो, शादी का समान रूल हो। ऐसा नहीं कि मुसलमानों के लिए 3 तलाक हो गया और 3 तलाक होके उनका शादी खत्म हो गया। शादी करना, शादी तोड़ना, ये सब जो रूल हैं, या फिर कोई किसी को गोद लेना या अपनी संपत्ति का बंटवारा करना, ये जो नियम है ये हर धर्म के लिए समान होने चाहिए। तो भारत में इस प्रकार की नियम का नाम जो है यूसीसी है, यानी समान नागरिक संहिता। यानी जो भी नियम होगा वो सब नागरिकों के लिए समान होगा। तो यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य आपका उत्तराखंड है, ध्यान रखना। पहला राज्य आपका यूसीसी का उत्तराखंड है, ठीक है। और सेकंड आपका गुजरात है। पहला उत्तराखंड है और दूसरा गुजरात है। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए बात कर लेते हैं। आईसीसी महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के रूप में किसे चुना गया है? बताइए, किसे चुना गया है? तो इसका नाम है एमेलिया कीर, ठीक है। ये न्यूजीलैंड की है, न्यूजीलैंड की है। एक तो ध्यान रखो, आईसीसी T20 जो वर्ल्ड कप हुआ था, है ना, T20 जो वर्ल्ड कप हुआ था, यदि मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल में न्यूजीलैंड ने जीता था। जो विनर थी, विजेता थी, वो न्यूजीलैंड थी। और उप विजेता जो थी, जिसको हम फर्स्ट रनर अप कहते हैं, वो थी आपकी साउथ अफ्रीका। और यदि मैं मेल की बात करूं तो इसमें जो विजेता थी वो तो इंडिया थी। 2024 की बात करूं मैं, ठीक है, ये दोनों ही 2024 में हुए थे। तो विजेता इंडिया थी और जो उप विजेता थी वो आपकी साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका दोनों जगह कॉमन थी उप विजेता के रूप में। साउथ अफ्रीका दोनों जगह कॉमन थी उप विजेता के रूप में, ठीक है। अच्छा, ये आईसीसी महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? एमिलिया केर। ये तो हो गई महिला की बात। यदि मैं पुरुष की बात करूं कि आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किस पुरुष को चुना गया है, तो वो अर्शदीप सिंह है। सेम महिला के लिए ये और पुरुष के लिए अर्शदीप सिंह, भारत के लिए, ठीक है। समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं। तो ये वही सेम चीज है, इसको लिख लेना आप लोग, मेल फीमेल का। किस संगठन द्वारा राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा स्टार्ट किया गया? बताइए। कौन सा था? देखो, ऑपरेशन सर्द हवा जो है ये बीएसएफ के द्वारा किया गया था। बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, घुसपैठ को रोकने के लिए, ये जो, ठीक है, भारत पाकिस्तान सीमा पर। तो ये है आपकी बीएसएफ के द्वारा स्टार्ट किया गया था। थोड़े से और भी युद्धाभ्यास देख लेते हैं। वरुण युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में। बोंगो सागर, नाम से ही पता चल रहा है, बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश का यह संयुक्त युद्धाभ्यास था। खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच युद्धाभ्यास का नाम हुआ था। इंद्र भारत और
रूस, इसके बीच में युद्धाभ्यास हुआ था। कोमोडो, भारत और इंडोनेशिया, है ना, इंडोनेशिया, इसमें बहुत सारे देश थे। इंडोनेशिया, इसके साथ साथ आपके यूएसए, इसके साथ साथ आपकी रूस की नेवी, चीन की नेवी, और इसमें इंडिया भी शामिल है। ठीक है, तो ये जो नौसेनाएं हैं, इन्होंने अभ्यास किया था। लगभग 38 देश थे, टोटल 38 देशों ने अभ्यास किया था, नौसेना अभ्यास। इसका नाम है कोमोडो, नौसेना अभ्यास है ये। समझ में आ गया? दोबारा देख लो, वरुण कहां है? इंडिया और फ्रांस के बीच में। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच में। खंजर इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में। इंद्र इंडिया और रूस के बीच में। कोमोडो इंडोनेशिया, यूएसए, रूस, चाइना और भारत के बीच में। लगभग 38 देश थे। आइए, ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन ब्रह्मा क्या ख्याल है इसके बारे में? डेविल हंट, सद्भाव, बॉम्बी बकेट, इंद्रावती और कामधेनु। ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में जो भूकंप आया था, म्यांमार में जो भूकंप आया था, म्यांमार में जो भूकंप आया था, उस भूकंप से राहत प्रदान करने के लिए भारत ने राहत अभियान जो चलाया था म्यांमार में, उसको ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन डेविल हंट, ये बांग्लादेश द्वारा चलाया गया अभियान था। बांग्लादेश में सरकार को अस्थिर करने के लिए, आपको पता है बांग्लादेश में अभी सरकार मतलब बुरा हाल है ना, तख्ता पलट हो गया। शेख हसीना जो है उनको निर्वासित कर दिया गया है, भारत में रह रही हैं अभी। तो सरकार को अस्थिर करने के लिए जो तत्व यहां वहां पे असामाजिक काम कर रहे थे, उनको गिरफ्तार करने के लिए बांग्लादेश के द्वारा चलाया गया अभियान था, बांग्लादेश के द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन सद्भाव, ऑपरेशन सद्भाव, ये क्या था? ये म्यांमार, लाओस और वियतनाम, एक तूफान आया था, टाइफून आया था, ठीक है, जिसको चक्रवात कहते हैं, जिसमें आपके वियतनाम, लाओस ये प्रभावित हुए थे। ठीक है, तो म्यांमार, लाओस और वियतनाम में चलाया गया था। म्यांमार, वियतनाम और लाओस में चलाया गया, भारत द्वारा चलाया गया राहत अभियान। टाइफून जब आया था, चक्रवात, श्यागी नाम था शायद इसका, श्यागी नाम था इसका, यागी श्यागी या यागी टाइफून का नाम था। बॉम्बी बकेट, उत्तराखंड की जंगलों में आग बुझाने के लिए भारत का ही अभियान था, तो उत्तराखंड के जंगलों में आग बुझाने के लिए। इंद्रावती, ऑपरेशन इंद्रावती, ऑपरेशन इंद्रावती जो है हैती में फंसे हुए, हैती में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती था। ऑपरेशन कामधेनु, ऑपरेशन कामधेनु क्या है? जम्मू कश्मीर में जो पशुओं की तस्करी होती है, उसको रोकने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा चलाया गया अभियान था। ठीक है, तो J&K पुलिस द्वारा, जम्मू और कश्मीर पुलिस द्वारा मवेशी तस्करी रोकने के लिए, मवेशी तस्करी को रोकने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? कामधेनु। देखो कामधेनु, धेनु का मतलब क्या होता है? पशु। गाय, गाय क्या है? पशु है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार भूकंप के बाद भारत द्वारा चलाया गया राहत अभियान। ऑपरेशन डेविल हंट बांग्लादेश की सरकार को अस्थिर करने के लिए चलाया गया, कि अस्थिर करने वाले लोगों को गिरफ्तार करने के लिए। ऑपरेशन सद्भाव म्यांमार, वियतनाम और लाओस के द्वारा चलाया गया अभियान था। बॉम्बी बकेट यूके, उत्तराखंड की जंगलों को की आग को बुझाने के लिए। ऑपरेशन इंद्रावती हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा मवेशी तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया अभियान था। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। किस देश ने ओपन एआई के चैट जीपीटी को पीछे छोड़ते हुए डीप सीक R1 नामक नया एआई मॉडल लॉन्च किया है? किसने किया है? चाइना ने किया है, ठीक है। किसने किया है? चाइना ने किया है। अगला देखो, किसने उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का उद्घाटन किया है? अब ये राष्ट्रीय खेल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, ठीक है। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा।
एक तो ध्यान रखना कि 38वां था, है ना, कई बार संख्या पूछ लेता है कि कौन सावां था, 38वां राष्ट्रीय खेल था, और इसको नरेंद्र मोदी जी ने किया था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया था, राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया था। ठीक है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं। जैसे एक तो ये हुआ कहां था, उत्तराखंड में हुआ था। कहां हुआ था, उत्तराखंड में। यूके लिख दूं, यूके लिख दूं कहीं भी तो इसका मतलब उत्तराखंड है। 39वां कहां होगा, 39वां राष्ट्रीय खेल कहां होगा, मेघालय में होगा। कहां होगा, मेघालय में। ठीक है, शुभंकर इसका था मौली, शुभंकर इसका नाम क्या था, मौली। मौली एक पक्षी है। विषय इसका क्या था, हरित गेम्स, है ना, ग्रीन गेम्स। ग्रीन गेम्स कह दो और चाहे हिंदी में कह दो हरित खेल, हरित खेल पूछ लेता है कई बार। थीम्स क्या थी, विषय क्या था। आदर्श वाक्य क्या था 38वें राष्ट्रीय खेल का, संकल्प से शिखर तक, संकल्प से शिखर तक, संकल्प से शिखर तक। और इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि पहली बार योग और मल्लखंभ को राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया। तो कौन कौन से खेल हैं जिनको पहली बार शामिल किया गया, योग और मल्लखंभम। ठीक है, 38वां अंतरराष्ट्रीय खेल, 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में। 39वां कहां होगा, मेघालय में। शुभंकर कौन था, मौली। विषय क्या था, ग्रीन गेम्स। आदर्श वाक्य संकल्प से शिखर तक। योग और मल्लखंभ को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया। सांभर महोत्सव 2025 का आयोजन कहां किया गया। अब ये तो यदि राजस्थान के लोग हैं तो समझ में आ जाएगा कि ये कहां है, राजस्थान में ही हुआ है। ये जो सांभर महोत्सव है ना, इसका उद्घाटन किसने किया, दिया कुमारी। दिया कुमारी जो राजस्थान की उप मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने किया। एक तो ये ध्यान रख लेना। और गुजरात के कच्छ में जो रण महोत्सव मनाया जाता है, उसकी तर्ज पर यह सांभर महोत्सव मनाने का काम स्टार्ट हुआ है। तो किसकी तर्ज पे स्टार्ट हुआ है, गुजरात के कच्छ के रण महोत्सव की तरह, है ना। तो रण महोत्सव के तर्ज पे इसको मनाने की स्टार्टिंग हुई है। एक चीज ध्यान रख, ये ध्यान रख लेना। इसी के साथ यह भी ध्यान रख लेना कि इसका आयोजन किसने किया था, राजस्थान पर्यटन विभाग ने किया था। तो आयोजनकर्ता कौन था, आयोजनकर्ता कौन था, राजस्थान पर्यटन विभाग, राजस्थान पर्यटन विभाग था। एक चीज और ध्यान रख लेना कि जो सांभर झील है आपकी, इस सांभर झील रामसर कन्वेंशन जो हुआ था उसमें ये इसका नाम है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि सांभर झील को रामसर साइट में स्थान प्राप्त है। तो ये रामसर साइट है, सांभर झील राजस्थान में वो स्थान जिसको रामसर साइट के अंतर्गत नाम, रामसर साइट कब घोषित किया गया है, तो 1990 के आसपास रामसर साइट 1990 में घोषित किया गया। इसको किसे घोषित किया गया, सांभर झील को रामसर साइट 1990 में घोषित किया गया। अच्छा, रामसर साइट क्या है, एक कन्वेंशन है, एक समझौता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। ठीक है, ईरान में एक शहर है, उसका नाम है रामसर। तो उस रामसर में अंतरराष्ट्रीय जितने भी देश थे वो सब बैठे और उन्होंने जो वेटलैंड है, जो आपकी जिसको हम बोल सकते हैं आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि मतलब ऐसी भूमि जो गीली हो, जैसे तालाब हो गया, जैसे पोखर हो गया, जैसे दलदली भूमि हो गई या मैंग्रोव हो गया। तो ये जो आर्द्र भूमि है, इस आर्द्र भूमि को बचाने के लिए ये कन्वेंशन बना है, ये समझौता हुआ है, रामसर कन्वेंशन। ठीक है, आयोजित तो ये 1971 में हुई थी। रामसर कन्वेंशन आयोजित किस में हुई थी, 1971 में, आयोजित 1971 में हुई थी, लेकिन भारत द्वारा इस समझौते को अपनाया गया 1982 में। तो ये भी चीज थोड़ी सी ध्यान रख लेना कि रामसर कन्वेंशन क्या है और सांभर झील रामसर साइट है
और ये 1990 में घोषित किया गया था। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो, सांभर महोत्सव 2025, कौन सा देश आधिकारिक तौर पर मीडियम मेल आरपीएस या यूरोड्रोन कार्यक्रम में शामिल हुआ है? यूरोड्रोन कार्यक्रम, यूरोड्रोन कार्यक्रम ये यूरोपीय देश का एक कार्यक्रम है जिसमें आपके फ्रांस, इटली, जर्मनी और स्पेन ये देश शामिल हैं। ठीक है, अच्छा, यूरोड्रोन एक कार्यक्रम है जिसमें ये देश शामिल हैं, यानी यूरोपीय देश शामिल हैं। इसका उद्देश्य क्या है? ड्रोन के माध्यम से यूरोपीय देशों की रक्षा करना। उद्देश्य समझ में आ गया। इसमें भारत को पर्यवेक्षक देश बनाया गया है ना। तो भारत इसमें शामिल हुआ है अभी फिलहाल के लिए। कौन शामिल हुआ है? भारत शामिल हुआ है। भारत को पर्यवेक्षक देश बनाया गया है, यानी अभी जो भी एक्सपेरिमेंट होंगे, जो भी प्रयोग होंगे यूरोड्रोन कार्यक्रम में, भारत उसको देखेगा और उससे कुछ सीखेगा। ठीक है, तो भारत को पर्यवेक्षक देश बनाया गया है। जापान को पहला पर्यवेक्षक देश बनाया गया था। ध्यान रखना, यूरोड्रोन में जो फर्स्ट पर्यवेक्षक देश है उसको पर्यवेक्षक देश वो किसको बनाया गया था? वो जापान को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? जापान को। और अभी किसको बनाया गया? भारत को। भारत भी इसमें शामिल हो गया है। तो यूरोड्रोन समझ में आ गया। क्या होता है यूरोड्रोन? यूरोपीय देशों की ड्रोन के माध्यम से रक्षा करना, सुरक्षा को मजबूत करने के लिए यूरोड्रोन कार्यक्रम चल रहा है। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं आपने देख लिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वर्ष 2025 में कौन सा देश अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन गया? मानव रहित डॉकिंग, भारत। कौन? भारत। ये डॉकिंग अनडॉकिंग क्या है? देखो, इससे पहले 3 देशों ने, ये चौथा देश है। पहले कौन है फिर बताऊंगा मैं डॉकिंग। फर्स्ट है आपका यूएसए, सेकंड है आपका रूस, और थर्ड है आपका चाइना, और फोर्थ आपका बना है इंडिया। तो डॉकिंग अनडॉकिंग करने वाला चौथा देश बना है भारत। ये डॉकिंग अनडॉकिंग क्या है? अंतरिक्ष में मान लो 2 यान हैं, 2 चीजें हैं, उनको आपस में जोड़ना और उनको अलग करना। ठीक है, तो ये जो टेक्निक है इसको हम डॉकिंग अनडॉकिंग कहते हैं। तो ये चंद्रयान 4 जो मिशन होगा भारत का, जिसमें भारत अपने किसी मानव को, यानी भारत अब इस मिशन में किसी व्यक्ति को भेजेगा चांद पे, तो उस मिशन में ये टेक्निक बहुत काम आएगी। तो डॉकिंग अनडॉकिंग समझ में आ गया। चौथा देश बना है। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 के दूसरे संस्करण का आयोजन किस देश में किया गया? कौन से देश में किया गया था आईसीसी अंडर 19 महिला T20 का? बताइए। मलेशिया में। ठीक है, अंडर है ये, ध्यान रखना, अंडर 19 महिला T20 विश्व कप। आगे चलिए। प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक। हिमा दास जो है, अच्छा, पीवी सिंधु जो है वो बैडमिंटन प्लेयर है भारत की। तो भारत की कौन सी प्लेयर? बैडमिंटन प्लेयर। हिमा दास जो है वो आसाम की एथलीट है। आसाम की एथलीट, धावक। हिमा दास आसाम की एथलीट है। और मनु भाकर जो है ये आपकी हरियाणा राज्य की शूटर हैं। ठीक है, और इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में, जो पेरिस ओलंपिक हुआ था 2024 में, उसमें कांस्य पदक जीता इन्होंने। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है मनु भाकर ने। ठीक, चलें आगे चलो। प्रथम महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये प्रथम महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 का खिताब ओडिशा वॉरियर्स ने जीता। किसने जीता? ओडिशा वॉरियर्स ने जीता। और उप विजेता कौन था? ये उप विजेता थी,
ये उपविजेता है और ये विजेता है। ठीक है, चलो आगे 24 नंबर। 26 जनवरी 2025 को युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजियस्को पर तिरंगा फहराया? वो कौन सी लेडी थी जिसने सबसे ऊंची चोटी कौन से देश की थी? माउंट कोजियस्को, शिवांगी पाठक। तो ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे जो ऊंची चोटी है वो माउंट कोजियस्को है। शिवांगी पाठक ने उस पर चढ़ाई की थी। कुछ महिलाओं के बारे में बात कर लेते हैं जो चर्चित हैं, जैसे पीटी ऊषा। ठीक है, तो पीटी ऊषा जो है भारत की पहली ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। भारत ओलंपिक समिति है ना, भारत ओलंपिक समिति जो है, भारतीय ओलंपिक समिति की पहली महिला है, अध्यक्ष है, फर्स्ट महिला अध्यक्ष। शिवांगी सिंह, ये भारत की पहली महिला फाइटर पायलट हैं। ठीक है, तो भारत की फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट। माधवी मनु कश्यप क्या है? भारत की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा है। तो ये पहली ट्रांसजेंडर दरोगा है, बिहार की हैं ये, ट्रांसजेंडर दरोगा, बिहार। काम्या कार्तिकेयन कौन है? तो काम्या कार्तिकेयन सबसे कम उम्र की महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट जीता है, सबसे कम उम्र की हैं। अवनी लेखरा कौन है? भारत की पैरा खिलाड़ी हैं। ठीक है, जिन्होंने 2 ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये पैरा खिलाड़ी हैं, पैरालंपिक में 2 पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। 2024 पेरिस में जीता था स्वर्ण पदक, और 2020 में जो टोक्यो वाला हुआ था उसमें भी जीता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रख लेना, 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली पैरालंपिक महिला हैं। नईमा खातून, ये पहली महिला कुलपति हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, भारत की पहली महिला कुलपति। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में ये कुलपति हैं। प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज ने 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी किसे नामित किया? नीरज चोपड़ा। ठीक है, नीरज चोपड़ा। पेरिस ओलंपिक 2024 में इनको रजत पदक मिला था, है ना। 2024 पेरिस जो ओलंपिक हुआ था, इसमें इनको क्या मिला था? इनको इसमें सिल्वर मिला था। और इससे पहले जो 2020 हुआ था, और इससे पहले जो 2020 हुआ था जिसको हम टोक्यो ओलंपिक कहते हैं, तो इसमें इनको क्या मिला था? इनको मिला था गोल्ड। ठीक है, नीरज चोपड़ा को। और नीरज चोपड़ा की यदि मैं बात करूं तो नीरज चोपड़ा को इनको कौन कौन से पुरस्कार मिल गए हैं? अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री मिल गया इनको, और खेल रत्न पुरस्कार। ये 3 पुरस्कार इनको मिले हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कौन सावा देश 28वें राष्ट्रमंडल अध्यक्ष सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा? 2026 राष्ट्रमंडल खेलों का मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। किस राज्य सरकार ने कांग्रेस सरकार द्वारा घोषित 9 जिलों और 3 नए संभागों को खत्म करने का फैसला लिया है? यह तो राजस्थान की है।
राजस्थान में पहले 33 जिले और 7 संभाग थे, और अब कितने हो गए हैं? अब आपके 43 हो गए, 41 हो गए, 41 जिले और 7 संभाग। ठीक है, और उन जिलों में कौन कौन से हो गए हैं? बालोतरा, डीडवाना, फलौदी, सलुम्बर, डीग, खैरथल तिजारा, कोटपुतली, बहरोड और ब्यावर। ठीक है, चलिए, दिसंबर 2024 में जारी ब्रिटिश मीडिया द इंडिपेंडेंट ने 21वीं सदी के 60 बेस्ट एक्टर्स की सूची में किस एकमात्र भारतीय को शामिल किया है? इरफान खान को। किस देश ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR450 प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? ये चीन ने किया है। ठीक है, ये लगभग 450 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलने वाली है, CR450। भारत की सबसे तेज चलने वाली जो ट्रेन है वो है वंदे भारत, 180 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलती है। तो भारत की कौन सी सबसे ट्रेन तेज चलने वाली है? वंदे भारत। ठीक है, 180 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड होती है इसकी। हालांकि इतनी स्पीड से चल नहीं पाती, पर इसकी स्पीड ये है। तिरुवल्लुवर प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ने वाले समुद्र के ऊपर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहां पर हुआ है? कहां हुआ है? तो ये विवेकानंद प्रतिमा और तो कन्याकुमारी में ही है, तो कन्याकुमारी में हुआ है। ठीक है, तो भारत के पहले ग्लास ब्रिज कन्याकुमारी में उद्घाटन हुआ है इसका। थोड़ा सा दो चीजों को और देख लेते हैं। एक है अटल सेतु। ये अटल सेतु महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में है, और ये भारत का सबसे लंबा समुद्र पुल है। तो सबसे लंबा समुद्र पुल भारत का ये है, सबसे लंबा समुद्र पुल। ठीक है, और ये कहां से कहां तक है? ये मुंबई से नवी मुंबई के बीच में है। तो ये मुंबई से नवी मुंबई के बीच में है। भूपेन हजारिका सेतु, भूपेन हजारिका सेतु ये भारत का सबसे लंबा ब्रिज है। ठीक है, तो सबसे लंबा ब्रिज, सबसे लंबा पुल है। वो समुद्र पुल था, ये पुल है सबसे लंबा पुल। और ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदी है लोहित, उस पर बना हुआ है। ठीक है, तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित नदी पर, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित पर बना हुआ है, लोहित नदी पर बना हुआ है। इसका नाम है ढोला सतिया सेतु भी कहते हैं, या भूपेन हजारिका सेतु भी कहते हैं। तो सबसे लंबा समुद्र पुल पूछे तो अटल सेतु, और सबसे लंबा केवल पुल पूछे तो भूपेन हजारिका सेतु। इसरो ने किस रॉकेट की मदद से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन का सफल प्रक्षेपण किया है? अभी बताया था, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, अंतरिक्ष में दो चीजों को जोड़ना और अलग करना, है ना। तो PSLV C60, इसकी मदद से इन्होंने इस चीज को भेजा है आसमान में। PSLV C, देखो कुछ और जो PSLV हैं उनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। PSLV C57, इसके द्वारा आदित्य L1 को भेजा गया था। PSLV C58 पोयम और एक्सपोसेट को भेजा गया था। PSLV C59 प्रोब 3 यूरोप के 2 उपग्रहों को इसरो द्वारा दिसंबर 2024 में भेजा गया था इस यान के द्वारा। PSLV C60 अभी बताया स्पेडियक्स 30 दिसंबर को भेजा गया था। LVM 3M4 चंद्रयान 3 का जो मिशन था वो इस LVM इस रॉकेट के द्वारा भेजा गया था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे ये उतरा था 2023 में। ल्यूपेक्स ये भारत और जापान का संयुक्त चल रहा है चंद्रयान 5 के लिए, और इसका उद्देश्य क्या है? चंद्रमा की सतह और नीचे की परतों की स्टडी करना। तो ये यान के नाम थोड़े से ध्यान रख लेने हैं कि किस यान के साथ कौन सा अभियान जुड़ा हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किस शहर ने दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने का लक्ष्य रखते हुए जलवायु मिशन शुरू किया है?
अब ऊर्जा साक्षर क्या है? ऊर्जा साक्षर का मतलब होता है कि लोगों के अंदर जागरूकता फैलाना ऊर्जा संरक्षण के प्रति। तो कौन सा पहला शहर है दुनिया का जहां ऊर्जा साक्षर शहर बनने का लक्ष्य रखा है? इंदौर। इंदौर में यह काम हुआ है। ठीक है, कुछ और देख लेते हैं। जैसे मैं बात करूं दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर, तो दुनिया में पहला ओम आकार का मंदिर पाली में है। ठीक है, कहां स्थित है? पाली में। ये पहला है दुनिया का। दुनिया का पहला कौन सा है? देश की फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो कहां पे है? देश की फर्स्ट अंडर वाटर जो मेट्रो है वो आपकी कोलकाता में है। फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो ये कहां पे है? ये बेंगलुरु में है। फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कौन सा है भारत का? यह है अमरावती, आंध्र प्रदेश में। और फर्स्ट फ्लोटिंग घाट कौन सा है? यह है आपका अयोध्या में, उत्तर प्रदेश। तो भारत में फर्स्ट कौन कौन से हैं हमने थोड़े से देख लिया। अब ये दो नाम देख लेते हैं, गोपी थोटाकुरा और शुभांशु शुक्ला। तो जो शुभांशु शुक्ला हैं वो आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले प्रथम भारतीय हैं। ठीक है, प्रथम भारतीय। और गोपी थोटाकुरा कौन है? गोपी थोटाकुरा कौन है? ये भारत की तरफ से अंतरिक्ष की सैर करने वाले प्रथम पर्यटक हैं। तो प्रथम पर्यटक हैं ये, पर्यटक, आईएसएस नहीं गए, प्रथम पर्यटक हैं भारत के अंतरिक्ष में जाने वाले। भारत के प्रथम अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम पर्यटक कौन है? वो लिखा हुआ है गोपी थोटाकुरा। और साथ ही साथ शुभांशु शुक्ला कौन है? आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले प्रथम भारतीय हैं। चलिए आगे आइए। यूसीसी लागू करने वाला पहला और दूसरा राज्य, अभी क्वेश्चन आया था, दोबारा आ गया। यूसीसी समान नागरिक संहिता लागू करने का पहला राज्य जो है वो आपका उत्तराखंड है और दूसरा राज्य है आपका गुजरात। देश में भारत का पहला एटीएम लगाने वाला, ट्रेन में कौन सा बैंक है जिसने पहला एटीएम लगाया है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। जन आधारित जनगणना स्टार्ट करने वाला 3 देश कौन कौन से हैं? ठीक है, तो बिहार है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये 3 देश, 3 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने, कौन कौन से? पहला है बिहार, फिर दूसरा है आंध्र प्रदेश और तीसरा है तेलंगाना। इन्होंने जाति आधारित जनगणना स्टार्ट करने का फैसला लिया है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला पहला हवाई अड्डा भारत का, यह आपका दिल्ली हवाई अड्डा, दिल्ली एयरपोर्ट। ठीक है, चलो। सैयद किरमानी ने किस नाम से अपनी ऑटोबायोग्राफी लॉन्च की है? क्या नाम है उनकी बुक का? उनकी बुक का नाम है स्टंप्ड। क्या नाम है इनका? स्टंप्ड। ठीक है, कुछ और बुक्स देख लेते हैं, जैसे प्ले इट माई वे, ये है आपके सचिन तेंदुलकर की, ये सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नो स्पिन, शेन वॉर्न द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और 281 एंड बियॉन्ड, ये वीवीएस लक्ष्मण द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है,
इसके साथ एक और भी थे, लेकिन आप वीवीएस लक्ष्मण ही ध्यान रख लेना, वीवीएस लक्ष्मण और आर कौशिक, ठीक है, आर कौशिक, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसके अलावा कुछ पुस्तकें और देख लेते हैं। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, बंगारू दत्तात्रेय, हरियाणा के राज्यपाल, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, बंगारू दत्तात्रेय, ठीक है। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, और बताते जाइए। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, इसके लेखक है पंकज मिश्रा, पंकज मिश्रा। स्पीकिंग विद नेचर, रामचंद्र गुहा। ये सारी बुक्स हैं। द बुक ऑफ कंपैशन, द बुक ऑफ कंपैशन के लेखक कौन है? दो लोग हैं, दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी। तो दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी, दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी। मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी, इसके लेखक कौन है? इसका एड फाइंड्स एंड होम, ये आपकी हैं आलिया भट्ट, ठीक है, आलिया भट्ट। और जस्ट अ मर्शनरी, ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं डी सुब्बा राव, डी सुब्बा राव के द्वारा लिखी गई पुस्तक है ये। ठीक है, अच्छा, ये जो मनोज वाजपेयी हैं ये पीयूष पांडे हैं ना, पीयूष पांडे। तो जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो ध्यान रख लेना, ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। चलते हैं आगे। खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया जाएगा, कौन से खिलाड़ी हैं? जनवरी 2025 में मनु भाकर, ये आपकी शूटर बताई दिया मैंने आपको, शूटर है, पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता इन्होंने। डी गुकेश, सबसे कम उम्र के चेस शतरंज चैंपियनशिप का अवार्ड जीता इन्होंने, डी गुकेश ने। हरमनप्रीत सिंह, ये पुरुष हॉकी टीम के, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के ये कप्तान हैं। और ये आपके प्रवीण कुमार, ये सब के सब उपयुक्त सभी, ठीक है, ये सबको मिलेगा। प्रवीण कुमार आपके पैरा एथलीट है, पैरा एथलीट है, खिलाड़ी हैं। चलिए, जनवरी 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ कौन बने, बताइए। कौन बने? भुवनेश्वर कुमार, अशोक कुमार, संजय मिश्रा या शक्ति कांत दास? तो सही आंसर है इसका भुवनेश कुमार, ठीक है। तो UIDAI के सीईओ कौन है? भुवनेश कुमार। कुछ और देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पद पे बैठे हुए लोग, जैसे सुमन कुमार बेरी, ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। ये कौन है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। नीति आयोग का अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होता है, ये उपाध्यक्ष है। अजय कुमार, अजय कुमार कौन है? यूपीएससी के चेयरमैन है, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन है। दिनेश माहेश्वरी, दिनेश माहेश्वरी, ये कौन है? सातवें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो दिनेश माहेश्वरी आपके 7वें वित्त आयोग के, विधि आयोग के अध्यक्ष हैं, विधि आयोग के अध्यक्ष, विधि आयोग के अध्यक्ष।
विजया रहाटकर कौन है? विजया रहाटकर आपकी जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसकी अध्यक्ष है, राष्ट्रीय महिला आयोग। हंसराज गंगाराम अहिर राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग जो है ना, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग। इसके अध्यक्ष हैं एस गोपाल कृष्णन। एस गोपाल कृष्णन ये आपके एसएससी के चेयरमैन हैं। ये आपके किसके हैं? एसएससी के चेयरमैन हैं। अशोक कुमार माथुर। अशोक कुमार माथुर 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं। अजय मानिकराव खानविलकर। अजय मानिकराव खानविलकर ये आपके लोकपाल हैं, है ना, भारत के लोकपाल वर्तमान में। और इसके साथ साथ अरविंद पनघड़िया 16वें आपके 16वें क्या है? वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। तो इन सबको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, वित्त आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, दोबारा से देख लो। सुमन कुमार बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। अजय कुमार यूपीएससी के चेयरमैन। दिनेश माहेश्वरी 7वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष। विजय रहाटकर राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। हंसराम गंगाराम अहिर राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष हैं। एस गोपाल कृष्णन एसएससी के चेयरमैन हैं। अशोक कुमार माथुर 7वें वेतन आयोग। अजय मानिकराव खानविलकर लोकपाल हैं और भारत के। और अरविंद पनघड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र ने सहकारिता, क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी शांति विश्वास के रूप में घोषित किया है? 2025 को। किसको किया है? 2025 को किया है। चलिए आगे। भारत किस वर्ष तक अंटार्कटिका में मैत्री की जगह मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र को स्थापित कर लेगा? 2029 में। 2029 में भारत के तीन अनुसंधान केंद्र हैं अंटार्कटिका में। ठीक है, एक तो मैत्री है, दक्षिण गंगोत्री है और साथ ही साथ आपकी भारती है। दक्षिण गंगोत्री सबसे पुराना है, उसके बाद मैत्री और भारती, ये तीन भारत के क्या हैं? तीन आपके अनुसंधान केंद्र स्थित है। कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है? कौन सा बना है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या सिक्किम? कौन सा बना है राज्य? ठीक, तो इसमें छत्तीसगढ़ बना है। ठीक है, कुछ और देख लेते हैं। सेमी कंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य? गुजरात। जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला? महाराष्ट्र। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य? महाराष्ट्र। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। ये जो पुस्तक है लद्दाख, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस, यहां पे जम्मू कश्मीर, इस पुस्तक में जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 3000 साल का इतिहास दे रखा है और इसका विमोचन किया था आपके अमित शाह जी ने। ठीक है, कुछ और देख लेते हैं। द वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स, ये शशि थरूर की है। ये बुक्स कौन सी है? शशि थरूर की है। शशि थरूर की है। कॉमन येट अनकॉमन, ये आपकी कृष्णमूर्ति, सुधा कृष्णमूर्ति की है। सुधा मूर्ति। इसी तरीके से मैं बात करूं यहां पे लोक झांझे संगति, ये है शरद पवार की आत्मकथा। शरद जो पवार हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, उनकी आत्मकथा है। द विनर्स माइंडसेट, ये आपका शेन वॉटसन की आत्मकथा है। शेन वॉटसन। इसी के साथ आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुटी क्रिकेट स्टोरी, ये आपकी आर अश्विन राइटर हैं इसके, रविचंद्रन अश्विन। पावर विद इन द लीडरशिप, of Narendra Modi, Sachin at 50 celebrating a maestro, power decades in politics, or the idea of democracy.
ठीक है, तो अब देखते हैं ये आपके पावर विद इन द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी, तो ये आपके आर बाला सुब्रमण्यम है ना, आर बाला सुब्रमण्यम। सचिन एट 50 सेलिब्रेटिंग अ मेस्ट्रो, ये बोरिया मजूमदार हैं, बोरिया मजूमदार इस बुक के लेखक हैं। 5 टिकेट्स इन पॉलिटिक्स, ये सुशील शिंदे, इनके द्वारा लिखी गई है, सुशील शिंदे। और द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सैम पित्रोदा, इनके द्वारा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देख लेना, सैम पित्रोदा के द्वारा लिखी गई है पुस्तक। आगे चलते हैं, किस आईआईटी ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर विस्तार प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग की है? आईआईटी कानपुर, दिल्ली, मद्रास या बॉम्बे? आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास। कुछ देख लेते हैं, कुछ एप्लीकेशंस। ईसी नेट, ये आपकी भारतीय निर्वाचन विभाग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पहल है, एप्लीकेशन मान सकते हैं। सारथी, ये आपके हरियाणा सरकार की पहल है, हरियाणा सरकार का एप्लीकेशन है, जिसमें आम नागरिकों को सरकारी दस्तावेज पहुंच करना सुनिश्चित किया गया है। ई सेहत, ये जम्मू कश्मीर की है, जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा चलाई जा रही ई सेहत। ठीक है, राइज, ये यूपी, बच्चों के टीकाकरण से रिलेटेड है ये। स्वरेल, ये ऑब्वियस सी बात है, रेल मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही और तुरंत टिकट मिल जाए इसके लिए चलाई जा रही है। ठीक है, आरबीआई डाटा, आरबीआई के द्वारा चलाई जा रही है। मित्रा, ये सेबी के द्वारा चलाई जा रही है, निवेशकों को ध्यान में रखते हुए। सम्मान संजीवनी, ये आपकी हरियाणा में चलाई जा रही है, सम्मान संजीवनी, जिसमें आपके महिलाएं और लड़कियां, इनको ध्यान में रखते हुए ये एप्लीकेशन है। भारत पोल, ये आपका कर सकते हैं हम कि इसका उद्घाटन, इसका जो लॉन्चिंग है, ये अमित शाह ने किया था। एक बार इसको नोट कर लें, आप लोग देख लें, एक बार रिवाइज कर लें। ठीक है, समझ में आ गया? दोबारा देख लेते हैं। ईसीआई नेट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सारथी, हरियाणा सरकार द्वारा चलाया जा रहा। ई सेहत, जम्मू कश्मीर द्वारा सरकार द्वारा। राइज, यूपी सरकार द्वारा। स्वरेल, रेल मंत्रालय द्वारा। आरबीआई डाटा, आरबीआई के द्वारा। मित्रा, सेबी के द्वारा। सम्मान संजीवनी, हरियाणा के द्वारा। और भारत पोल, सीबीआई के द्वारा। जो भगोड़े हैं, भारत से भागे हुए लोग हैं ना, भगोड़े, उनके लिए ये जो पहल है, भारत पोल एप्लीकेशन या अभियान है, वो चलाया जा रहा है, पोर्टल। ठीक है, स्कैन पोर्टल, स्कैन पोर्टल, ये जो चलाया जा रहा है पोर्टल, ये पोर्टल चलाया जा रहा है आपका उपभोक्ता एवं खाद्य मंत्रालय, खाद्य विभाग, उपभोक्ता खाद्य विभाग, इसके द्वारा चलाया जा रहा है ये। ठीक है, उपभोक्ता और खाद्य विभाग के द्वारा, खाद्य मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा। इसमें पूरा नाम है उपभोक्ता विभाग एवं खाद्य मंत्रालय। इसमें जो आपके सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, पीडीएस सिस्टम है ना, इसको मजबूत करने का काम है। एकलव्य पोर्टल, ये भारतीय सेना द्वारा, भारतीय सेना के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है। अन्न पोर्टल, अन्न दर्पण पोर्टल, ये आपकी भारतीय खाद्य निगम है ना, खाद्य निगम, इसके द्वारा चलाया जा रहा पोर्टल है। सक्षम, सक्षम जो है आपकी, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई जा रही है, भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। 85 साल से ज्यादा के जो मतदाता हैं उनकी सुविधा के लिए। ठीक है, सुगम, ये सुगम आपकी हरियाणा सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, सॉरी उत्तराखंड के सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। संकलन ऐप, संकलन जो ऐप है, ये आपकी
NAI नेशनल NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसके द्वारा चलाई जा रही, और गरुड़क्षी ये आपकी कर्नाटक सरकार द्वारा FIR दर्ज करने के लिए ऑनलाइन जो पोर्टल है स्टार्ट किया गया है। ठीक है, सुगम ऐप जो है, थोड़ा सा इसको सही कर लेना, इसको छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। आगे देखते हैं, डॉक्टर रामगोपाल चिदम्बरम, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? निधन हो गया इनका। कौन थे ये? अभिनेता थे, गायक थे, परमाणु वैज्ञानिक थे, कौन थे ये? तो ये थे परमाणु वैज्ञानिक। ठीक है, कुछ लोगों को देख लेते हैं जिनका निधन हुआ है अभी हाल फिलहाल में। मनमोहन सिंह, तो मनमोहन सिंह की बात करूं तो मनमोहन सिंह भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे, 13वें प्रधानमंत्री थे जो भूतपूर्व, इनका निधन हो गया। रतन टाटा पद्म भूषण पद्म विभूषण से सम्मानित टाटा चेयरमैन के, टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे। डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल, डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल ये आपके एरोस्पेस वैज्ञानिक थे, एरोस्पेस वैज्ञानिक थे, और इनका नाम मिसाइल, जो अग्नि मिसाइल है इससे भी जुड़ा हुआ था इनका नाम। इसी के साथ साथ श्रीनिवास हेगड़े, श्रीनिवास हेगड़े जो थे इसरो के पूर्व वैज्ञानिक थे, है ना, इसरो के पूर्व वैज्ञानिक थे। बालकृष्ण प्रसाद जो थे ये आपके तबला वादक थे। ठीक है, सॉरी शास्त्रीय गायक थे, शास्त्रीय गायक। डॉक्टर आर चिदम्बरम, डॉक्टर आर चिदम्बरम परमाणु ऊर्जा वैज्ञानिक थे, इनका हाल में निधन हो गया, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। परमाणु ऊर्जा वैज्ञानिक। उस्ताद जाकिर हुसैन ये तो तबला वादक थे। ठीक है, इसी तरीके से मैं बात करूं पंडित रामनारायण की, तो पंडित रामनारायण जो थे ये आपके सारंगी वादक थे। के कस्तूरी रंगन इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे, इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे, और ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 थी उसके भी अध्यक्ष थे। शारदा सिन्हा ये गायिका थी। डॉक्टर पी वेणुगोपाल, डॉक्टर पी वेणुगोपाल ये आपके भारत के हार्ट स्पेशलिस्ट थे, हृदय शल्य चिकित्सक थे, भारत के फेमस। यामिनी कृष्णमूर्ति ये आपकी भरतनाट्यम नृत्यांगना थी, भरतनाट्यम से जुड़ी हुई थी। आचार्य सत्येंद्र दास ये अयोध्या जो मंदिर है उसके मुख्य महंत थे। ठीक है, तो अयोध्या मंदिर से। पी जयचंद्रन ये आपके पार्श्व गायक थे। पी जयचंद्रन कौन थे? पार्श्व गायक। तो ये मुख्य व्यक्तित्व जो जिनका निधन हो गया, इसका ध्यान रखना है। आगे चलें। उत्तराखंड में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल का नाम क्या है? बहुत इजी, मौली। जनवरी 2025 में पंचायत से संसद तक 2.0 कार्यक्रम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ओम बिड़ला के द्वारा। 44 वर्ष 2025 में इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने? अभी शुरुआत में ही बताया था, वी नारायणन।
जनवरी 2025 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो ये किया गया आपके 34 लोगों को, 34 लोगों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखें, जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य बन गया है? तो ये बना है आपका इंडोनेशिया। ठीक है, ब्रिक्स के बारे में यदि मैं बात करूं, ब्रिक्स, तो ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर शंघाई में है। कहां पे है इसका हेडक्वार्टर? शंघाई, चीन में है। ठीक है, चीन में है। पहली बैठक 2009 में हुई थी रूस में, फिर 2024 में 16वीं बैठक हुई थी, रूस में ही हुई थी, कजान शहर में, और 17वीं बैठक 2025 में हुई रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील में। इसमें 7 नए देश शामिल हो गए। पहले तो ब्राजील था, रूस था, और इंडिया था, चाइना था और साउथ अफ्रीका था। 5 ही देश थे। उसके बाद जुड़ते गए लोग, कारवां बनता गया। मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई, और अब क्या कौन बन गया? इंडोनेशिया। तो ये देश बन चुके हैं, नए शामिल हो गए हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं सीबीआई भारत पोल। अभी भारत पोल आ गया था सीबीआई के द्वारा भगोड़ों को गिरफ्तार करने के लिए। पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? किसने किया है? अमित शाह ने किया है। ठीक है, कनाडा की अगली प्रधानमंत्री कौन बनेंगी? कनाडा की अगली प्रधानमंत्री कौन बनेंगी, बताइए। अब इसमें सारे ही ऑप्शन गलत हैं। कनाडा की अगली प्रधानमंत्री बनेगी मार्क कॉर्नी। ठीक है, इसमें सारे ही ऑप्शन गलत हैं, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। मार्क कॉर्नी ये बनेंगी कनाडा की पहली प्रधानमंत्री। ठीक है, यदि मैं बात करूं पेंटागतान शिनावात्रा, तो पेंटागतान शिनावात्रा जो है ये आपकी थाईलैंड की सबसे कम उम्र की पीएम बनी है। थाईलैंड की सबसे कम उम्र की पेंटागतान शिनावात्रा सबसे कम उम्र की बनी है। क्लाउडिया शियनबाम है ना, ये आपकी मैक्सिको की राष्ट्रपति, मैक्सिको की प्रेसिडेंट है ये, प्रेसिडेंट। हल्ला टॉमिस डॉटिर, ये आपकी आइसलैंड की राष्ट्रपति हैं। किसकी हैं? आइसलैंड की, आइसलैंड की राष्ट्रपति। और अनीता आनंद, अनीता आनंद कौन है? कनाडा की विदेश मंत्री। तो कनाडा की विदेश मंत्री कौन है? अनीता आनंद। ठीक है, चले आगे। चलिए, भारत और किस देश ने भारतीय नौसेना के लिए अंडर सी डोमेन अवेयरनेस के लिए, ये जो अंडर सी डोमेन अवेयरनेस है, किसके साथ सहयोग किया है? अंडर सी डोमेन का मतलब पानी के नीचे क्या घटित हो रहा है उसके बारे में जानकारी होना। तो ये किस देश के साथ सहयोग की घोषणा की है? भारत और अमेरिका ने। ठीक है, भारत और अमेरिका ने मिलके अंडर सी डोमेन अवेयरनेस, पानी के अंदर कोई घुसपैठ तो नहीं हो रही, पानी के अंदर क्या चल रहा है, जलवायु परिवर्तन से फायदा होगा इन सब चीजों को। जॉन महामा किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? बताइए। घाना, किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? घाना। इसका जो राजधानी है वो अक्रा है। राजधानी क्या है? अक्रा। और मुद्रा वहां की है घाना सेडी। मुद्रा का नाम क्या है वहां पे? घाना सेडी। ठीक, मुद्रा का नाम। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये जो इंडेक्स है, ये जो पैमाना है, ये बताता है कि कौन सा देश कितना शक्तिशाली है पासपोर्ट के मामले में। जो देश जितना शक्तिशाली होगा उसको उतना जल्दी वीजा मिल जाएगा, ठीक है, किसी भी देश में घूमने का। तो सबसे जो स्ट्रांग है वो है आपका सिंगापुर, और दूसरे नंबर पे है आपका जापान। तो ये सेकंड नंबर पे है जापान और फर्स्ट नंबर पे है सिंगापुर। इस बात का ध्यान रख लेना, ठीक है। और भारत का नंबर जो है वो 85 है।
85th नंबर पे भारत आता है। किसके अनुसार? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार, 2025 के अनुसार। किस मेट्रो ने भारत की पहली स्वदेश निर्मित चालक रहित मेट्रो ट्रेन की शुरुआत? अभी बताया था बेंगलुरु मेट्रो ट्रेन, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला कहां रखी? विशाखापट्टनम, लखनऊ, कोच्चि या सूरत? तो कहां रखी है? विशाखापत्तनम। कहां पे रखी है? विशाखापत्तनम में रखी है, ठीक है। लॉरेन, एक लॉरेन क्षेत्र है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। यहां ये फ्रांस में स्थित है। कहां पे स्थित है ये? फ्रांस में। और यहां पे सफेद हाइड्रोजन, ठीक है, सफेद हाइड्रोजन का विशाल भंडार मिला है। यानी नेचुरल जो हाइड्रोजन है उसका विशाल भंडार आपको कहां मिला है? लॉरेन क्षेत्र में, ठीक है। तो प्राकृतिक हाइड्रोजन का विशाल क्षेत्र मिला है, प्राकृतिक हाइड्रोजन का। प्लास्टिक और पेट्रोकेमिकल्स के लिए पश्चिम एशिया की प्रमुख व्यापार प्रदर्शनी अरब प्लास्ट का 17वां संस्करण कहां आयोजित हुआ? तो इसका जो आंसर है वो है दुबई, ठीक है। चलें आगे। किस राज्य के वन विभाग ने गरुड़क्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली की शुरुआत की है? ये हमने पहले ही बात कर ली थी, और इसका नाम था कर्नाटक। कर्नाटक में ऑनलाइन एफआईआर वन विभाग ने की है, ठीक है। वन विभाग ने की है, ध्यान रखना, वन विभाग ने की है। जनवरी 2025 में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को किया गया। डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को किया गया। थोड़ा सा प्रवासी भारतीय सम्मेलन के बारे में बात कर लेते हैं। प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो था ये 18वां था, पहली तो बात ये ध्यान रख लेनी है। और ये हुआ कहां था? उड़ीसा में हुआ था। कहां हुआ था? उड़ीसा, भुवनेश्वर में। कहां हुआ था? उड़ीसा, और उड़ीसा यानी भुवनेश्वर में, ठीक है। मंत्रालय कौन सा है? विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्रालय इसको आयोजित करवाता है। साल में कितनी बार होता है? 2 बार होता है। साल में कितनी बार? 2 साल में 1 बार होता है। प्रति 2 वर्ष में 1 बार, प्रति 2 वर्ष में, प्रति 2 वर्ष में। जो ठीक है, इसके साथ बात करूं मैं तो प्रवासी दिवस ये आपका 9 जनवरी को मनाया जाता है। किसको मनाया जाता है? 9 जनवरी को। इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, तो उस याद में हम प्रवासी दिवस को मनाते हैं। और ये प्रवासी सम्मान किसको दिया जाता है? भारत मूल के वो व्यक्ति जो विश्व में कहीं भी किसी भी देश में जाके और अच्छा काम कर रहे हैं। थीम क्या था इसका? थीम इसका क्या था? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का स्थान, ठीक है, या योगदान। तो विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, ये पूछ लेता है कई बार, ठीक है। तो ये थोड़ा सा थीम देख लेना, प्रवासी भारतीयों का योगदान। चलिए अगला देखते हैं। कहां हुआ था? समझ में आ गया, 18वां था, उड़ीसा भुवनेश्वर में हुआ था। हर 2 साल में 1 बार होता है। कौन करवाता है? विदेश विभाग कराता है, विदेश मंत्रालय करवाता है, ठीक है। और 9 जनवरी को प्रतिवर्ष प्रवासी दिवस मनाया जाता है। चलें आगे, आगे चलिए। जनवरी 2025 में पी जयचंद्रन, अभी आया था, पी जयचंद्रन का निधन हो गया था। ये क्या थे? पार्श्व गायक थे। जोरान मिलनोविच को किस देश के राष्ट्रपति पद के लिए दोबारा निर्वाचित किया गया है? क्रोएशिया। किसके लिए? क्रोएशिया। क्रोएशिया की राजधानी है, क्रोएशिया की राजधानी कौन सी है बताओ? और क्रोएशिया की मुद्रा कौन सी है? मुद्रा है क्रोएशिया कुना, क्रोएशिया कुना, क्रोएशिया कुना।
और राजधानी इसकी कौन सी है? राजधानी इसकी है जगरीब। क्रोएशिया की राजधानी जगरीब और क्रोएशिया कुना। तो किस देश के राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचित किया गया? क्रोएशिया के लिए। वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी स्मृति मंथाना। ठीक है। कौन सा राज्य यूटी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 34वां राज्य बन गया है? कौन सा बना है? ये बना है आपका उड़ीसा। ठीक है। अब ये थोड़ा सा देख लो, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना चल रही है। इसमें 5 लाख तक का बीमा कवर होता है। ठीक है, इसमें 5 लाख तक का बीमा कवर होता है प्रतिवर्ष। 60:40 में ये योजना चल रही है, यानी केंद्र सरकार 60 देगी और राज्य सरकार 40 देगी। ठीक है, कब से चल रही है? तो ये 2018 से स्टार्ट है। 2018 से स्टार्ट है, 60-40 के अनुपात में चल रही है। 5 लाख रुपए का बीमा कवर होता है और विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है ये। इस बारे में स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है, स्वास्थ्य बीमा योजना। चलिए आगे। भारतीय वायुसेना ने किसके साथ मिलकर डेविल स्ट्राइक का आयोजन किया था? तो भारतीय सेना ने। ठीक है, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना दोनों ने मिलकर डेविल स्ट्राइक युद्धाभ्यास किया था। कुछ युद्धाभ्यास और देख लेते हैं। जैसे युद्धाभ्यास ट्रोपेक्स है, ट्रोपेक्स 25। तो ये भारतीय नौसेना का ये अभ्यास है। ठीक है, तो भारतीय नौसेना का ये अभ्यास है, युद्धाभ्यास है ट्रोपेक्स 25। ठीक है, इसमें आईएनएस विक्रांत भी शामिल था। इस युद्धाभ्यास में आईएनएस विक्रांत का भी इंपॉर्टेंट रोल था। एक्वेरिन 2025 है ना, 2025 भारत और मालदीव के बीच में। एक्वेरिन भारत और मालदीव के बीच में युद्धाभ्यास हुआ। विंग्स रेडर 2025 ये आपका थल सेना और वायुसेना, भारतीय थल सेना और वायुसेना का संयुक्त युद्धाभ्यास था। जल थल रक्षा युद्धाभ्यास, तो इसमें भारतीय सेना तटरक्षक बल, भारतीय सेना तटरक्षक बल और गुजरात की जो मरीन पुलिस थी इसने साथ निभाया था। ठीक है, गुजरात मरीन जो पुलिस है, इन तीनों का संयुक्त युद्धाभ्यास था। ला पेरोस 2025 ये आपकी हिंद महासागर, हिंद और प्रशांत महासागर जो क्षेत्र है वहां पे ये युद्धाभ्यास चल रहा है। ठीक है, इसमें बहुत सारे देश की नौसेना शामिल है, इसमें भारत भी शामिल है और फ्रांस इसको लीड कर रहा है। फ्रांस के नेतृत्व में यह युद्धाभ्यास चल रहा है ला पेरोस 2025। कहां पे चल रहा है? हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में। ठीक है, इसमें भारत भी शामिल है, भारत की नौसेना शामिल है। चलिए अगला देखते हैं। ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन कावेरी, ये कौन कौन से ऑपरेशन हैं?
चलिए, तो ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन अजय ये इजराइल में जो भारतीय फंसे थे, इजराइल में जो भारतीय फंसे थे उनको निकालने के लिए ऑपरेशन अजय काम लिया गया। भारत सरकार द्वारा चलाया गया अभियान था। ऑपरेशन करुणा, म्यांमार में जो तूफान आया था, म्यांमार में जो तूफान आया था उसको, उसमें राहत पहुंचाने के लिए भारत ने जो अभियान चलाया था ऑपरेशन करुणा था। ठीक है, ध्यान रखना, म्यांमार में जो भूकंप आया था उसके लिए जो अभियान चलाया था भूकंप के लिए, वो ऑपरेशन ब्रह्मा था, ऑपरेशन ब्रह्मा था। और ये जो चक्रवात है उससे राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन कावेरी जो है वो सूडान में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए भारत द्वारा चलाया गया अभियान। ऑपरेशन सद्भावना, ये आपकी भारतीय सेना द्वारा और जम्मू कश्मीर की पुलिस द्वारा, बेसिकली भारतीय सेना द्वारा ये चलाई जा रहा अभियान है। और जम्मू कश्मीर और एलओसी, जम्मू कश्मीर के जो गांव हैं और एलओसी वाला जो एरिया है, जो लोग हैं उनकी मदद करने के लिए बकायदा अभियान चलाया जा रहा है। ऑपरेशन गंगा, ये यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारतीय अभियान था। और ऑपरेशन देवी शक्ति, ये आपका अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत द्वारा चलाया गया अभियान था। तो ये थोड़े से ऑपरेशंस देख लेना, आप दोबारा से देख लो। ऑपरेशन अजय, इजराइल में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन करुणा, म्यांमार में आए तूफान से राहत पहुंचाने के लिए भारत द्वारा चलाया गया अभियान। और ऑपरेशन ब्रह्मा क्या था, म्यांमार के लिए ही था, लेकिन जो भूकंप आया है उससे राहत पहुंचाने के लिए। ऑपरेशन कावेरी आपकी सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्र और लद्दाख क्षेत्र में जो ग्रामीण हैं उनकी सहायता के लिए चलाया जा रहा है। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए। और ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के लिए। भारत के किन दो स्थलों को 2025 विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है? ठीक है, ध्यान से दोबारा सुन लो, विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है, बताओ। मूसी नदी ऐतिहासिक इमारत ये भी है और भुज ऐतिहासिक, दोनों है, यानी उपरोक्त दोनों है। ये आपका हैदराबाद में है और ये आपका गुजरात में है। ऑफ कोर्स ये क्या है, गुजरात में है। तो इन दोनों को कहां, किसमें शामिल किया गया है? विश्व स्मारक निगरानी सूची में। ठीक है, एक जगह है मोइदम्स। ठीक है, ये मोइदम्स एक जगह है, आसाम में है। ये असम में है, आसाम में है। एक जगह है, जगह का नाम है। और ये असम में पहले जमाने में अहोम राजवंश का शासन चलता था। तो अहोम राजवंश की यहां पे कब्रिस्तान है मोइदम्स में। तो अहोम राजवंश की कब्रिस्तान मोइदम्स में। इस स्थान को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने का गौरव हासिल हुआ है और 45वीं साइट है ये। विश्व धरोहर सूची में, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाली 45वीं साइट है। मोइदम्स असम में है और अहोम राजवंश का कब्रिस्तान है। ठीक है, कौन सा भारतीय नौसेना जहाज बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पेरोस, अभी आया था ला पेरोस, के चौथे संस्करण में भाग लेने के लिए जा रहा है? आईएनएस मुंबई। ठीक है, ये प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में अभ्यास होगा और फ्रांस इसमें नेतृत्व कर रहा है। बाकी देश इसमें बहुत सारे भाग ले रहे हैं, नौसेना भाग ले रही है। केंद्र सरकार ने किस जानवर पर दुष्प्रभाव के कारण पशु दर्द निवारक निमेस्लाइड पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये गिद्धों की प्रजाति खतरे में है। ठीक है, तो इस और गिद्धों की मौत का कारण क्या होता है कि जो पशुओं में, जब वो पशु जीवित होते हैं तो उनको जो दवाइयां दी जाती हैं, इंजेक्शन दिए जाते हैं, तो जब पशु मर जाते हैं तो उस इंजेक्शन का जो दवाई है वो उनकी बॉडी में रह जाता है। गिद्ध जब उसको खाते हैं तो वो मर जाते हैं। ठीक है, उनको नुकसान पहुंचता है। एक ध्यान रखना, भारत का फर्स्ट गिद्ध प्रजनन केंद्र, भारत का फर्स्ट गिद्ध प्रजनन केंद्र कहां पे है? गिद्ध प्रजनन केंद्र कहां पे है? तो गिद्ध प्रजनन केंद्र है आपका अयोध्या।
ठीक है, अयोध्या, सॉरी गोरखपुर में है, गोरखपुर यूपी में, गोरखपुर यूपी में भारत का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र बनाया गया है। 65 देख लो। जनवरी 2025 में अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? बिल्कुल जेडी वेंस बने हैं। जनवरी 2025 में किस देश ने विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग, विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का निर्माण पूरा किया है? चीन ने किया है। ठीक है, इसका नाम है तियान शान शेंगली, तियान शान शेंगली सुरंग, चीन ने पूरा किया है, चीन ने किया है। भारत की भी है, भारत की एक है 13,000 फीट पे, 13,000 फीट की ऊंचाई पे, 13,000 फीट की ऊंचाई पे सबसे लंबी डबल लेन सुरंग, विश्व की सबसे लंबी डबल लेन सुरंग 13,000 फीट की ऊंचाई पे सेला टनल है। ये भारत में स्थित है और ये किन किन दो लोगों को जोड़ती है, जगहों को जोड़ती है? गुवाहाटी आसाम से तवांग अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश, तो गुवाहाटी आसाम से तवांग को जोड़ती है सेला टनल, ध्यान रख लेना इसको। ठीक है, चलिए, तो ये टॉप 66 क्वेश्चंस हमने कर लिए। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दूंगा और हालांकि इसका ड्यूरेशन 2 घंटे के आसपास हो गया है, तो आप इसको फास्ट फॉरवर्ड मोड में देख लेना। ठीक है, अच्छा, इसमें जो जनवरी का है, जनवरी का जो हमने करंट अफेयर लिया है, इसमें कुछ चीजें हमने दिसंबर से भी उठाई हैं, तो कुछ चीजें जनवरी की बच गई हैं, वो हम फरवरी में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये सीरीज आपकी एक क्लास एक महीने, एक महीने में, एक महीने की क्लास पूरी एक क्लास में, एक महीने का करंट अफेयर एक क्लास में कवर हो जाएगा और इसमें हर टॉपिक को हम टच कर रहे हैं जो भी पेपर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। हमने नई टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, तो थोड़ा सा आप लोग सहयोग देंगे इस चीज में, लाइक कर देंगे यदि पसंद आया है ये सेशन। तो यदि कोई बात है तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात रख सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ वहां पे मैं इसको भेज दूंगा। चलिए, मिलते हैं अगली सेशन में, अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।